ये भारत की ताकत पूरी दुनिया में दिखाती हुई ये तस्वीर है। अभी अभी आप इंडियन एयरफोर्स के विमान C-130J हरक्यूलिस विमान की ये आप लैंडिंग देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना का विमान कहां लैंड हुआ है? ये डिब्रूगढ़ में लैंड हुआ है, असम में लैंड हुआ है। एक कितना बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है, सामरिक दृष्टि से ये कितना बड़ा संदेश है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ लैंड होकर दिया है। अभी अभी इसी विमान से उनकी लैंडिंग हुई और क्योंकि ताज़ा तस्वीर दिखाना अलाउड नहीं होता है, इसलिए ये थोड़ा रुक के ये तस्वीरें जारी की गई हैं। वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए रनवे पर उतर चुके हैं। चाइना बॉर्डर के पास ये एयर स्ट्रिप तैयार हुई है, ये इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है और वहां पर लैंडिंग की ये तस्वीरें इस वक्त आप तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको अजीत जी, इसी तस्वीर का हम इंतजार कर रहे थे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान यहां पर लैंड करेगा तो कितना बड़ा राजनीतिक संदेश ही नहीं, सामरिक संदेश भी पूरी दुनिया में जाएगा। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री अपना जो विमान है उससे नहीं गए और ये जो C-130 ग्लोब मास्टर से प्रधानमंत्री वहां उतरे, आमतौर पर सेना उतरती है इससे, तो प्रधानमंत्री इस विमान से उतरे, इसका बहुत बड़ा मैसेज है। एक बड़ा सामरिक, जो आपने कहा ठीक बात है कि सामरिक मैसेज है, स्ट्रेटेजिक मैसेज है, चाइना को मैसेज है, पूरे देश के लिए मैसेज है और एक राजनीतिक मैसेज भी है। प्रधानमंत्री ने ये दिखाया कि ये नए भारत की तस्वीर है। नया भारत इस तरह से काम कर रहा है, अपनी तैयारियां इस तरह से कर रहा है। बॉर्डर के इलाके में ये तैयारी जो है हमारे सैनिकों का भी मनोबल बढ़ाने के लिए है। समस्त देशवासियों को गर्व से भरने वाली तस्वीर है कि हम लोग इस तरह के हाईवेज बनाने में सक्षम है जहां हम C-130 ग्लोब मास्टर उतार दें और उस पर प्रधानमंत्री बैठा हुआ हो। तो ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है। निश्चित रूप से इसका बड़ा राजनीतिक मैसेज है। असम में और बंगाल में चुनाव होने हैं और जो हमने पहले कहा कि राष्ट्रवाद का नैरेटिव जो है वो इससे जुड़ा है कि राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र की सुरक्षा सबसे पहले है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये तमाम उपाय कर रहे हैं। ये उन तमाम उपायों का एक हिस्सा है कि देश कैसे सुरक्षित रहे, उसकी एक तस्वीर है ये। मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूंगा, ये C-130J जो है ये ग्लोब मास्टर नहीं है, C-17। अच्छा, C-17 ग्लोब मास्टर होता है, ये C-130J विमान है। इसमें ज्यादा मालवाहक विमान है। यहाँ इसमें सैनिक या फिर माल जो है आप उतार सकते हैं। ये मैं राहुल जी आपसे इस पर मैं प्रश्न भी पूछने ही आने वाली थी कि ये सबसे बड़ा विमान है। सबसे बड़ा नहीं, ग्लोब मास्टर C-17 ग्लोब मास्टर इंडिया के पास, ये सारे अमेरिकन विमान हैं, अमेरिका से खरीदे गए मालवाहक विमान है जो इंडिया के पास हैं। लेकिन जिस तरह से इसकी लैंडिंग हुई है, जिस तरह से ये भारत की ताकत का डिस्प्ले हुआ है, आप देखिए ये हमारी एक हैट्रिक के तौर पर क्या जो बीजेपी सोच रही है, जो बीजेपी प्लान करके चल रही है कि अभी तक बीजेपी ने असम में हैट्रिक नहीं लगाई। ये कामयाबी जो है वो कांग्रेस के खाते की रही है। तो क्या इस तरीके की तस्वीरें पॉलिटिकल मैसेज देती हैं? क्या इस तरीके की तस्वीरें मतदाताओं को इस लिहाज से भी आकर्षित करती हैं कि एक वो ताकत है, एक वो पार्टी है जो लगातार भारत की सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम कर रही है, और एक तरफ राहुल गांधी हैं जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हैं, कभी किसी किताब का हवाला देकर जो छपी नहीं, तो कभी किसी स्टेटमेंट का हवाला देकर जिसकी तस्वीरें कभी आई नहीं। एक तरफ वो दूसरी पार्टी है, क्योंकि दो ही प्लेयर्स हैं इस वक्त असम में, कांग्रेस और बीजेपी। देखिए, जहां तक असम की राजनीति का सवाल है, बीजेपी बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में वहां पे है। कांग्रेस और आपने अभी वोट शेयर भी दिखाया था, जबकि कांग्रेस और वहां पे जो दूसरे दल हैं उनका वोट शेयर मिला लें तो वो बीजेपी के लगभग बराबर हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से बीजेपी ने राजनीति की है, जिस तरह से वहाँ मुख्यमंत्री जो है वो डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबल पोजीशन में है। दो तीन इससे संकेत जाते हैं जो आपने बोला। एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को संकेत है कि भारत जो है वो जो डिफेंस के तौर पर मजबूत हो रहा है और वो अपनी मजबूती जो है इस तरह से दिखा पाता है। दूसरा, वहाँ की लोकल जनता को ये संदेश जाता है कि वो जो सरकार है वो डेवलपमेंट की जिस तरह से कोशिशें कर रही है, जिस तरह से उनकी सुरक्षा की कोशिश कर रही है, जिस तरह से वो प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो ये दोनों ही मैसेजिंग जो है इन सारी तस्वीरों से सामने आते हैं। और नेचुरल है कि जनता जो है अगर अपने आसपास के क्षेत्र को डेवलप होता देखती है तो एक
पॉजिटिव फीलिंग जो है उसकी पार्टी के लिए जो पार्टी सत्ता में होती है, जी। और दूसरा प्रधानमंत्री के लिए भी इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो पॉजिटिव संदेश लेके जाती हैं। अच्छा, अभी ये जो हम विमान को लेकर चर्चा कर रहे थे, एक बार दर्शकों को फिर हम बता दें, ये C-130J हरक्यूलिस विमान ही है और ये लैंड हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी विमान से लैंड हुए। अब ये एयर स्ट्रिप की खासियतें क्या हैं वो हम आपको बता दें। ये डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर बनी हुई इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से दो निशाने साधते हुए नजर आए हैं। एक तरफ इस विमान से उस एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग करके उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत कैसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना जानता है, कैसे विकास के पथ पर वो अग्रसर है। तो वहीं उन्होंने असम के वोटर्स को भी ये दिखा दिया कि बीजेपी केवल एक राज्य को लेकर नहीं सोचती है, वो नेशन एज अ होल प्लानिंग के साथ चलती है। लगातार भाजपा ये आरोप लगाती रही है पूर्ववर्ती सरकारों पर कि यही कि आपने नॉर्थ ईस्ट को तवज्जो नहीं दी, आपने वहां की सीमाओं को सुरक्षित नहीं किया, आपने वहां के लोगों को केवल अपना वोट बैंक समझा, अपना नहीं समझा। बिल्कुल, ये माना जाता था पहले कि हम यहाँ की जो भारत की सरकार है उसका ये माना जाता था कि कुछ सब्सिडी दीजिए, कुछ पैसे भेज दीजिए, कुछ योजनाओं के लिए दे दीजिए चीज़ें, वहाँ एज ए होल पूरे रीजन का विकास किया जाए, पूरे क्षेत्र को एक विकसित बना करके और उसको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। ये सोच उस समय कम थी, उसको बदला है। मैं पिछले 10-12 साल में उसको बदला गया और ये उसी का नतीजा है। दूसरा, हम लोगों की एक जरूरत भी थी कि जिस तरह से चाइना सीमा के पार अपनी तैयारियां कर रहा था, तो भारत भी उस तरह की तैयारी करे, ये भी एक जरूरत थी। और ये जो एक राष्ट्र की सुरक्षा का संदेश है, उस संदेश से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ भी मिलता है, हमेशा मिलता है। वो दो चीजें यूएसपी हमेशा उसकी रही हैं, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। अगर ये दोनों मिलकर के चल रही हैं, जिसमें एक तरफ देश की सुरक्षा है और एक एयरफोर्स चीफ सर इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। अभी जो मंच की ये तस्वीरें हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन भी देने वाले हैं। तो वो असम के जो प्रतीक चिन्ह है, फिर वहां की वो ट्रेडिशनल जापी हो गई, वहां का मुगा का जो चादर हो गई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उड़ाया गया। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद जुड़ गए हैं। एक बार जरा हम इस विमान की खासियतों के बारे में जान ले, इस एयर स्ट्रिप की खासियतों के बारे में जान ले और कितनी बड़ी मैसेजिंग यहां से प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को दी है। तो मनीष, ये बताएं, ये कितनी बड़ी मैसेजिंग है, ये भारत की कितनी बड़ी ताकत है? मीनाक्षी, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि आज 14 फरवरी है, यानी पुलवामा के जो वीर शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे, उन्होंने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी। और आज इसी दिन पर यह तय किया गया कि इमरजेंसी एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी के तौर पर असम के डिब्रूगढ़ के बेहद पास छबुआ के इस जो ये पूरा हाईवे है, इसको तैयार किया जाए एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी के तौर पर। अब यहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर मौजूद हैं और वो देखने वाले हैं रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि ओमनी रोल है, 4.5 जनरेशन का है। इसका मतलब है इसकी क्षमता ऑपरेशन सिंदूर में सभी ने देखी कि पाकिस्तानी आतंकी अड्डों को पूरी तरह से तबाह किया गया। उसके बाद है Su-30 यानी सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि वही एयरक्राफ्ट है जिसने ब्रह्मोस को फायर किया और फिर उसके बाद बहावलपुर के आतंकी अड्डे को पूरी तरह से तबाह किया। एक साथ टचडाउन और लैंडिंग, उसके अलावा टेक ऑफ यहां पर दिखाई देगा। इसका मकसद बिल्कुल क्लियर है कि अगर कहीं से भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसमें भारतीय वायुसेना इस हाईवे का इस्तेमाल एयर स्ट्रिप के तौर पर कर सके, ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी हो और यहां पर एयर कंट्रोल टावर लगाते हुए तुरंत ये पूरी यहां पर एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी के तौर पर यहां पर जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी टेक ऑफ लैंडिंग हो सके। इसके अलावा जो दो मेन इंपॉर्टेंट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें C-130J हरकुलिस है, उसके अलावा AN-32 है, जो कि ट्रूप मूवमेंट के लिए, लॉजिस्टिक मूवमेंट के लिए, यानी आप साधारण शब्दों में समझें तो अगर हथियार को ले जाना है या फिर उसके अलावा कोई साजो सामान ले जाना है तो उसको ले जाने में एक अहम भूमिका है। और करीबन 3.2 किलोमीटर का जो पूरा एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी है, इस पूरे एरिया में आसानी से शॉर्ट डिस्टेंस के साथ ये लैंडिंग कर सकता है। लैंडिंग करने के साथ साथ ये जो इसमें जो ट्रूप्स हैं वो किसी भी एरिया को डोमिनेट कर सकते हैं और ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह है इसकी नज़दीकी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, साथ में बांग्लादेश को मैसेजिंग है, उसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचना यहाँ से बेहद आसान होगा। जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर का लगातार जिक्र किया जा रहा था, तो जियो पॉलिटिकली भी और साथ में स्ट्रेटेजिकली भी
ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए इस एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी का आज ऑफिशियली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको देख रहे हैं और ये भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी भी हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में अभी एक्सेप्टेंस हुआ है ऑफ नेसेसिटी रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट का, जो कि 114 की संख्या में भारत में करीबन 90% तैयार होंगे और उसके अलावा 10% फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है और ये सब आज एक साथ भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मनीष, एक जानकारी और दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास इमरजेंसी लैंड स्ट्रिप कोई पहली इमरजेंसी लैंडिंग एयर स्ट्रिप है। इसके अलावा हमारे पास ऐसी और लैंड स्ट्रिप्स तैयार की गई हैं जो युद्ध की परिस्थिति में, जो इमरजेंसी सिचुएशन में भारत की वायुसेना के लिए एक बेजोड़ ताकत सामने आ सकती है। तो मनीष, जिसमें से एक अगर हम यहाँ कहें नोएडा में ही एक इस तरीके की एयर स्ट्रिप है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक और ऐसी एयर स्ट्रिप की हम बात करें। जी मनीष, से भरी सोच है जो ना सिर्फ अनजाने संकटों का सामना बहुत ही क्लियर है। देखिए इसकी जरूरत क्यों है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी डेप्थ एरियाज में तैयार की जाती है ताकि अगर कहीं से भी कोई जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड या एयरबेस है उसको नुकसान पहुंचाता है कोई भी एडवर्सरी, तो उसके बाद ये जो पूरा हाईवे है इसको एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी के तौर पर यानी एयर स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। करीबन 3.2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक का पूरा जो एरिया है उसके दोनों तरफ बिल्कुल फ्लैट एरिया तैयार किया जाता है और यहाँ पर एयर कंट्रोल टावर भी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दरअसल चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर मथुरा का एक्सप्रेसवे, आगरा मथुरा जो एक्सप्रेसवे है वो हो, उसके अलावा ग्वालियर में अलग अलग जगहों पे, देश के अलग अलग जगहों पर जो नेशनल हाईवे है वहां पर अब एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी तैयार की जा रही है। यहां तक कि आपको ध्यान होगा हमने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें श्रीनगर का जो हाईवे है जम्मू से कनेक्ट होता है, श्रीनगर से करीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर यानी लेथपुरा और पुलवामा के आसपास के एरिया में वहां पर भी एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी तैयार की गई है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अब जो भी टेक्नोलॉजी या फिर उसके अलावा जो तकनीक बढ़ेगी उसके साथ साथ उसमें स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी और यही वजह है कि देखिए लगातार ऐसे इलाकों में जाते रहते हैं और वहां से आप कवरेज करते रहते हैं। बट आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे भी कश्मीर का, श्रीनगर की वो एयर स्ट्रिप देखने का मौका मिला और जब भी ऐसी तस्वीरें आती हैं अजीत जी, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि भारत कितना विकास कर रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि भारत पहले नहीं कर सकता था। 1962 की भारत चीन की जंग का कई बार हवाला दिया जाता है जब हमारे सैनिकों के पास सही बूट भी नहीं। और अभी Rafale aircraft is now lined up for departure. You'll now witness the aircraft getting airborne in less than 500 meter and being combat ready within seconds of leaving the ground. कॉल साइन एकलव्य रफाल विमान अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। आक्रामक तरीके से ऊपर चढ़ते हुए यह विमान जमीन छोड़ने के कुछ ही क्षण में युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। And what you just heard was the sound of air dominance. And now from the horizon on your right emerges a bird of steel, a symbol of strength and reliability, Indian Air Force's stalwart, the AN-32 aircraft. Call sign Balram, flown by Group Captain Dagar with Wing Commander Rakshit. AN-32 विमान भारतीय वायुसेना का वर्क होर्स यानी सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता है। ये दरअसल युद्ध का डिस्प्ले है जो इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं। भारत की सामरिक ताकत भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, वायुसेना की ताकत भी दिखाई दे रही है, हमारे फाइटर पायलट्स कितने ट्रेन्ड है, कितने तैयार है वो दिखाई दे रहा है। और फिर हमारी जो एयर स्ट्रिप तैयार हुई है वो अभी जो अजीत जी बताए थे, बीजू पटनायक का उन्होंने एक संस्मरण यहाँ पर शेयर किया कि वो भी एक परिस्थिति थी और आज का भी ये भारत है, ताकतवर भारत। जो सेंसिटिव एरियाज हैं जैसे अरुणाचल है या फिर लद्दाख है, यहाँ पर ये एयर स्ट्रिप बहुत पैमाने पर बनाई जा रही है ताकि ऑल्टरनेटिव, देखिए एक तो होता है जहाँ पर हवाई अड्डा होता है एयरफोर्स का, उसमें बहुत सारी और फैसिलिटीज होती है, सिर्फ एयर स्ट्रिप नहीं होती, उसमें विमानों
विमानों को रखने की फैसिलिटीज होती हैं, उनको ठीक करने की फैसिलिटीज होती हैं, रडार्स होते हैं, बहुत सारा और सामान होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बहुत सारा। ये जो है इमरजेंसी है, यहाँ पर जो है जब कोई विमान उतारना होगा या फिर यहाँ से अगर ऑपरेट करना होगा तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो मोबाइल फैसिलिटीज हैं उनको लगाना पड़ता है। एक छोटी सी बात, फिर मैं मनीष आपके पास आ रही हूँ कि हम तो देखिए कंपैरिजन करते हैं और ये कंपैरिजन शुद्ध रूप से राजनीतिक कंपैरिजन होता है। कोई भी देश की कोई भी सरकार होगी वो ये चाहेगी कि भारत मजबूत हो या उनका मुल्क मजबूत हो, चाहे वो कमजोर देश हो, चाहे वो ताकतवर देश हो, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो या भारत हो, चीन हो, कोई भी देश हो। लेकिन वहां की सरकारों का निजाम कैसा होता है, वो कैसे तैयारी करती है, फिर पता चलता है कि सरकार मजबूत है या नहीं, सशक्त अपने देश को बनाना चाहती है या नहीं। कांग्रेस पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि आप जितना कर सकते थे आपने उतना नहीं किया। आप हमेशा डिफेंसिव नीति पर काम करते रहे, आपने एग्रेसिव होने की कोशिश नहीं की। आप हमेशा आयात करते रहे लेकिन आपने निर्माण करने की कोशिश नहीं की, आपने इंडिजिनस होने की कोशिश नहीं की। पिछले 11-12 साल में वो ट्रेंड बहुत तेजी से बदला है, क्या आप भी एक्सपीरियंस करते हैं? बिल्कुल ट्रेंड बदला है। मेक इन इंडिया का जो पूरा मामला है, या फिर अगर आप विदेशी कंपनियों से भी हथियार खरीदें तो उसकी या तो टेक्नोलॉजी भारत लेके आए या फिर एक जॉइंट वेंचर के जरिए जो है आप भारत में जो है वो चीज़ें तैयार करें। जैसे अब AN-32 की बात हुई, यहाँ पर जो दूसरा मालवाहक विमान जो है वो उतर रहा था, तो इसको इंडिया जो है रिप्लेस कर रहा है एयरबस C-295 के साथ, जो कि टाटाज के साथ मिलकर जो है भारत में ही बनाए जा रहे हैं। तो उस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं भारत जो है वो इंडिजिनस बना रहा है, चाहे वो मिसाइलें हों, विमान की जो कोशिश है, राडार्स हों, जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हों, या फिर इस तरह की जितनी भी फैसिलिटीज या हथियार हैं वो भारत में बनाने की कोशिश कर रहा है। स्मॉल वेपन्स भी भारत में तेजी से बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक सोच दिखाता है किसी भी सरकार की या किसी भी नेशन की कि वो किस तरह से एक मजबूत जो मिलिटरीली मजबूत नेशन होता है वो बनाने की कोशिश की जाए। मनीष, ये यहाँ स्टूडियो की चर्चा भी आप सुन रहे होंगे और वहां की तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब नीति स्पष्ट होती है तो देश कैसे सशक्त दिखाई देता है, क्या इस तस्वीर में आप वो महसूस कर पाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर हैं, इस वक्त असम के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री वो दोनों भी इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं, एयरफोर्स चीफ वहां पर मंच पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो पूरी दुनिया देख रही है वो ये भारत की ताकत है कि हम कैसे एग्रेसिवली मिलिटरीली अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और सशक्त कर रहे हैं। मीनाक्षी, तस्वीरों के माध्यम से समझना बहुत जरूरी है और ये जो मैसेजिंग है 14 फरवरी के दिन, यानी उस दिन जिस समय पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद हमने जो बालाकोट हुआ वो किया था, तो इसीलिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आज का दिन असम के इस मोरान हाईवे पर चुना गया कि आज यहाँ पर भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी दिखाई जाएगी। आप सबसे पहले आपने रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130J हरकुलिस से उतरे, जो कि एक एस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना का, और इसके जरिए ट्रूप मूवमेंट ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ज्यादा की गई, लॉजिस्टिक प्रोवाइड किए गए। यहाँ तक कि जब चीन के साथ फेस ऑफ हुआ था उस दौरान भी इसके द्वारा कई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक चीजें भेजी गई लद्दाख में। अब उसके बाद रफाल दिखाई दे रहा है। रफाल इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रफाल के स्कैल्प मिसाइल ने पाकिस्तानी आतंकी अड्डों को तो ध्वस्त किया ही, बल्कि रफाल ने सीधा पाकिस्तान के एयर डिफेंस को पूरी तरह से ध्वस्त किया। और यही वजह है कि रफाल का मैनोवर दिख रहा है, यानी जो डॉग फाइट की जाती है, आसमानी लड़ाई की जाती है, वो रफाल अपने पूरे दमखम के साथ, ऑपरेशन कैपेबिलिटी के साथ प्रधानमंत्री और एयर चीफ के सामने ये दर्शा रहा है। और मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये मोरान का हाईवे, बिल्कुल ये मैसेजिंग बांग्लादेश की तरफ भी जा रही है, ये मैसेजिंग चाइना की तरफ भी जा रही है, और पाकिस्तान इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कई इंपॉर्टेंट डेलीगेशन बांग्लादेश के चुनाव के इर्द गिर्द वहां पर मौजूद थे। दूसरी तस्वीर है Su-30 की। आपने सुखोई 30 देखा, सुखोई 30 MKI जिसने ब्रह्मोस को लॉन्च किया और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों में से बहावलपुर को पूरी तरह से ध्वस्त किया। जो ब्रह्मोस है मेक इन इंडिया का प्रतीक, उसके अलावा जो Su-30 है उसने पूरी पावर के साथ पाकिस्तानियों को ऑपरेशन सिंदूर में खत्म
खदेड़ा। और यही वजह है कि तय किया गया कि रफाल और Su-30 एक साथ यहां पर भारतीय वायुसेना का दमखम दिखाई उनका देगा। कई सारे तर्क किए जाते हैं कि अभी इस समय 29 स्क्वाड्रन है भारतीय वायुसेना के पास, कम स्क्वाड्रन है फाइटर की, लेकिन इनके जरिए हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की जो ऑपरेशन कैपेबिलिटी है उसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं है। और इसीलिए AN-32 या फिर C-130J हरकुलिस के द्वारा या फिर स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज, जिसमें गरुड़ कमांडोज हैं, भारतीय वायुसेना की असॉल्ट लैंडिंग करते हुए उतरते हुए किसी भी दुश्मन के एरिया को डोमिनेट करते हुए उनको ध्वस्त करने की काबिलियत इनके पास है। और यही ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आज तक यानी करीबन 1 साल होने जा रहा है और इसकी पूरी तैयारी भारतीय वायुसेना की है। इसीलिए 114 एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी गई है कि रफाल और आएंगे अगले 1 से 2 सालों में। बिल्कुल मनीष, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से इन तस्वीरों को दर्शकों के सामने रखते हुए और एक और पॉलिटिकल क्वेश्चन अजीत जी आपके हिस्से में दे रही हूँ। राहुल गांधी ने, चाहे वो ऑपरेशन बालाकोट हुआ, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब जब भारत ने एग्रेसिव नीति अपनाई तब तक कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती रही कि भारत कर क्या रहा है। अब एक नया जुमला लेकर आए हैं नरेंद्र सरेंजर। क्या राहुल गांधी ये नहीं समझ पाते हैं कि कैसे हमारे हाईवे जो है राफेल के उड़ने लायक बन रहे हैं, कैसे हमारी बॉर्डर पर जो नीति है वो एग्रेसिव है, कैसे हम चीन से लोहा लेने के लिए तैयार भी होते हैं, ये है सारी तैयारियां। देखिए और वो चैलेंज करते हैं। ये तो उसका कितना खामियाजा भुगता कांग्रेस ने, ये हम सब लोग जानते हैं। पुलवामा का घटना, मतलब उसके पहले उरी का जो कांड हुआ, या भारत ने बालाकोट में स्ट्राइक किया, या सर्जिकल स्ट्राइक किया, या ऑपरेशन सिंदूर तक पर सवाल उठाते हैं कांग्रेस के लोग। और कांग्रेस को उसका कितना नुकसान होता है, राजनीतिक नुकसान होता है, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। ये सब चीजें कांग्रेस पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये अभी जो चल रहा है वो भी उसका भी नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी को हो। लेकिन हर सरकारें मीनाक्षी अपनी तरफ से अपने अपने हिसाब से तैयारी करती हैं। आज भारत की इकोनॉमी जो है वो 400 लाख करोड़ रुपए की हो गई, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो उसके हिसाब से आपको एक इकोनॉमिक पावर अगर आप बन रहे हैं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गई है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, तो मिलिट्रीली भी भारत को उतना ही स्ट्रांग होना होगा, उतना मजबूत होना होगा। आपकी आर्थिक शक्ति को अगर आपकी सैन्य ताकत सपोर्ट नहीं करती है, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आज की दुनिया में आपके पास डिटरेंट भी होने चाहिए है और लड़ने की तैयारी भी होनी चाहिए। भारत के पास न्यूक्लियर डिटरेंट है और लड़ने की पूरी तैयारी है। अपनी इकोनॉमी के हिसाब से अब हम जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको बढ़ाने में भी हम सक्षम हैं। अभी आप देखिए इस बार के बजट में जो इस बार आम बजट पेश हुआ है उसमें 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं। बजट सीधा 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है डिफेंस बजट में। अब लगभग 7.70 लाख करोड़ का बजट हो गया हम लोग का डिफेंस का। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसके भी बजट बढ़ाए गए हैं। और अभी हम लोगों ने डिफेंस एक्विजिशन कमेटी ने 114 राफेल और खरीदने के ऑर्डर दिए हैं। और वो इंडिजिनस जिसकी आप बात करें उसमें भी 96 विमान जो है वो भारत में ही बनेंगे। एक तो दुनिया की बड़ी सबसे बड़ी एयर कंपनी जो है हवाई जहाज बनाने वाली एयरबस के साथ ऑलरेडी टाटा का एग्रीमेंट है और हम लोग वहाँ गुजरात में बना रहे हैं। अब राफेल के साथ भी होगा कि हमारे यहाँ बनेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात, अपने यहाँ बनाने की बात, इंडिजिनस करने की बात, उसमें ज्यादातर कल पुर्जे भारत के होंगे। जो राफेल नया बनेगा हम लोग के यहाँ जो बनेगा 60% हर लेवल पर इस तरह की तैयारी का निर्माण भी वो भारतीय होगा। बिल्कुल। जो बात एक कही बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप एक इकोनॉमिक शक्ति बनते हैं तो and high authority, perfectly suited for dispersed operation from all types of landing strips. Having seen the fighter operations, the splendid and immaculate display from this emergency landing facility, next to come is the advanced light helicopter. This indigenously developed helicopter is not only a symbol of technological excellence, but a जो बात हुई lifetime कि during इकोनॉमिक के times साथ of आपको crisis. मिलिट्री की भी शक्ति बनना पड़ता है। इसका एक बड़ा एग्जांपल अभी आपने देखा यूरोप का। यूरोप किस किस तरह से थर थर कांप रहा था रशिया के साथ। वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हैं लेकिन मिलिटरीली सारा यूएस पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप इकोनॉमिक शक्ति के साथ अगर आप मिलिट्री शक्ति नहीं है तो आपका हाल वैसा ही होगा जैसे यूरोप का हाल। तो इसलिए भारत ने इन सब चीजों से भी सीखा है कि आपको इकोनॉमिक शक्ति के साथ आपको मिलिट्री की शक्ति या फिर आपको सैन्य शक्ति बनना ही पड़ेगा। चीन को देखिए, चीन जो है वो सैन्य शक्ति और जो है इकोनॉमिक शक्ति दोनों बना। बिल्कुल ठीक बात। ये अभी हम जो हेलीकॉप्टर्स देख रहे हैं मनीष जरा इनके बारे में भी आप हमारे दर्शकों तक जानकारी दें। শক্তিশালী হেলিকপ্টাৰ ALH এই হেলিকপ্টাৰখন
কেৱল এটা যন্ত্ৰই নহয় मीनाक्षी, जो मैं समझ पा रहा हूँ ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, क्योंकि तस्वीरें नहीं देख पा रहा। अगर आप थोड़ा सा मुझे ये तस्वीरों के माध्यम एडवांस से लाइट बता पाएं तो हेलीकॉप्टर से दो मैं हेलीकॉप्टर्स बहुत को हम यहाँ पर इसे देख पा रहे हैं, Towards मनीष the far right. जी। ठीक है। Coming in line astern formation are देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको देखते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ एयरफोर्स चीफ वहां पर मौजूद हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो कि एचएएल ने इसको तैयार किया है और इसके अलावा भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना में एक एस हेलीकॉप्टर के तौर पर ये जाना जाता है। करीबन 7 से 10 की संख्या में ट्रूप्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह या वेट कैरी करके ले जा सकता है और इसका मल्टीपल ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल किया गया है। यहां तक कि एचएडीआर में भी, जहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड दिया गया है। असम में पिछले दिनों या फिर बंगाल में पिछले दिनों, उसके अलावा अलग अलग जगहों पर जब बाढ़ जैसे प्रभावित एरिया से, तो वहां पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और यही वजह है कि इसके द्वारा जो वहां के लोग हैं, जो फंसे हुए लोग थे वहां पर स्थिति में, उनको निकाला गया और किया भी गया। अब इसका मकसद यहां पर क्या है? इसका मकसद बिल्कुल क्लियर है। आपको ध्यान होगा कि जब ऑपरेशन सनराइज हुआ था, यानी जब हमने एक बड़ा ऑपरेशन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ किया था, तो उस दौरान भी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से स्मॉल टीम बनाकर भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस को भेजा गया था आगे। उसके अलावा आपको याद होगा कि जब उरी अटैक हुआ तो उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी इन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिनको पूरी तरह से आत्मनिर्भरता के साथ एचएएल ने तैयार किया है और अभी भी इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, इसका अपग्रेडेड वर्जन, इसमें और भी हथियार भी लगाए गए हैं और WSI के तौर पर इसका इस्तेमाल है। अब आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल जो यहाँ पे टारमैक है, यानी जो एयर स्ट्रिप तैयार की गई है, एडवांस लाइट लैंडिंग फैसिलिटी जो है, यहाँ पर इसको लैंड करवाया जा रहा है और इसको लैंड करने के लिए कोई बड़े स्पेस की जरूरत नहीं है, आसानी से लैंड करेगा। और उसके अलावा अगर इसके अंदर कमांडोज हैं या स्पेशल फोर्स के गरुड़ कमांडोज हैं या फिर भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, तो वो किसी भी असॉल्ट ऑपरेशन के लिए स्लेदरिंग करते हुए वो बिल्कुल रेडी हैं। और बिल्कुल मैं जिसका जिक्र कर रहा था, दरअसल इनके द्वारा एक किसी भी दुश्मन के इलाके में घुसकर आसानी से उनको उतारा जा सकता है, वो उतर के और एरिया को डोमिनेट करने की क्षमता है। साधारण पायलटों की मुझे लग रहा है दक्षता कि को वहाँ की ध्यान से आवाज़ से भी देखिए। शायद दर्शकों तक अपने पहुंचनी मिशन चाहिए। को मनीष, आप सफल रहिएगा करने के हमारे साथ। पश्चात शत्रु क्षेत्र से सुरक्षित दूरी स्थापित कर चुके हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसी टुकड़ी जो पूर्णतः सजग और शत्रु की सीमा के भीतर कार्यवाही के लिए तैयार है। In situations of natural calamities, the Indian Air Force has been at the forefront of nations' वही बात जो humanitarian मनीष हमारे assistance सहयोगी and बता रहे disaster थे कि relief जब efforts. नेचुरल In कैलामिटीज such की सिचुएशन होती eventualities, है या जब citizens सर्जिकल do स्ट्राइक need जैसे immediate दुश्मन के medical घर में attention, घुसकर उसे भेजने के irrespective of परिस्थिति आती है, availability तब of इस तरीके के the एडवांस airfield. लाइट Look हेलीकॉप्टर्स का once again. इस्तेमाल Here you होता see है। Pathfinder और अभी जो प्रदर्शन हमने देखा, हेलीकॉप्टर्स वहां पर आए, लैंड हुए, उससे कमांडोज उतरे और उसके बाद फिर दुश्मनों से एक सुरक्षित दूरी बनाते हुए ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स फिर से यहाँ से उड़ान भरते हुए दिखाई दिए। ये पास शो जो है इस वक्त आप असम में देख रहे हैं, डिब्रूगढ़ से live। जी As a testament to India's vision of Atmanirbhar Bharat. मनीष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अभी यहाँ पे चर्चा हुई, दो किस्में हैं, एक है रुद्र और एक है ध्रुव। इससे थोड़ा आप और ब्रीफ करें मनीष। And with this, we come to the end of today's flying display and operationalization देखिए of the मीनाक्षी, first तस्वीरों के emergency माध्यम से landing समझाऊंगा तो बहुत facility आसानी of से the Northeast जो हमारे India, दर्शक हैं उनको समझ में आएगा कि इस समय भारतीय वायुसेना और सेना के अंदर 3 अलग-अलग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का फॉर्म है। पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दूसरा है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 1, जिसमें और क्षमता बढ़ाई गई है, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाई गई है। अच्छा, मैं एक बार लाइव तस्वीरें दिखा दूं, चूंकि ये पूरा एयर शो कंप्लीट हो चुका है। मनीष, आप रहे हमारे साथ। इस वक्त बड़ी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है असम से। डिब्रूगढ़ की इस भूमि पर एक ऐसी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है जहां से टेक ऑफ करना, जहां से लैंड करना बेहद अब सुगम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और इतिहास रच दिया। वो इस एयर स्ट्रिप पर खुद भारतीय वायुसेना के विमान से लैंड करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ये पूरा एयर शो
जो देखा, आप यूं कह सकते हैं कि भाई असम में चुनाव है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। असम में चुनाव है, वोटर्स को रिझाने के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाओं की सौगात असम के नागरिकों को देने जा रहे नहीं। आज की ये तस्वीर केवल असम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लिए भी उतनी ही जरूरी है। ये तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र, केरल के लिए भी उतनी ही जरूरी है। ये राजस्थान, गुजरात के लिए भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि ये सब भारत के हिस्से हैं। और अगर दुश्मन सेना भारत को टारगेट करती है तो भारत कैसे ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दे सकती है, ये उसका प्रदर्शन है। फिर हाँ, आप जरूर इसका पॉलिटिकल एंगल चर्चा में लेकर आएंगे कि भारत पहले भी ये कर सकता था, अब क्यों कर रहा है, 10 साल में कैसे नीतियां बदल गई, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा कि यहां पर एक एयर स्ट्रिप होनी चाहिए, कैसे भारतीय वायुसेना ने इस सोच को आगे बढ़ाया, ये चर्चा में लाया जा सकता है। फिर आप असम के चुनावों को भी इससे जोड़कर देख सकते हैं कि भाई कांग्रेस के नेता भी तो ये देख रहे होंगे, गौरव गोगोई भी तो ये देख रहे होंगे, राहुल गांधी भी तो ये देख रहे होंगे। क्या तारीफ कर पाएंगे, क्या तारीफ के शब्द अजीत जी निकल पाएंगे कांग्रेस के मुंह से? क्योंकि अभी भी मैं लगातार देख रही थी कि क्या राहुल गांधी ने कुछ कहा, क्या पवन खेड़ा ने कुछ कहा, क्या सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ कहा, क्या गौरव गोगोई ने कुछ कहा? नहीं, तो ये किसी इंडिविजुअल की उपलब्धि नहीं है, इसकी तो निश्चित रूप से तारीफ करनी चाहिए। ये देश की एज अ नेशन तो तारीफ करनी चाहिए ना। वही पूरे देश की, ये देश की उपलब्धि है। भारतीय सेना देश की सेना है, किसी पार्टी की, सरकार की सेना नहीं होती है। ये भारत की सेना है, भारत की तैयारियां हैं, भारत के रिसोर्सेज लगे हैं, भारत के लोगों का पैसा लगा है, तो ये समस्त देश की उपलब्धि है। हर व्यक्ति को इसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर यही कांग्रेस पार्टी की जो गलतियां होती हैं, जिनको पहले भी हम लोगों ने कहा, उसको नुकसान होता है कि आप सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, सेना की उपलब्धियों पर सवाल उठाते हैं, आप सेना की उपलब्धियों की तारीफ नहीं करते हैं, तो वो सब भी करना चाहिए, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये भी बताना चाहिए लोगों को, अगर राजनीतिक ही इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी को करना है तो वो बताए सबके लोगों को कि ये देश की उपलब्धि है। अपनी भी आप अपनी उपलब्धियां कुछ है तो वो बताइए वहां जाकर के। इसमें नहीं हिचक करनी चाहिए, इसमें बिल्कुल कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। जहां बात राष्ट्र की आती है, बहुत शुक्रिया अजीत जी, आपका भी, राहुल जी आपका भी, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो गया, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें हो गई। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, भारत का देखिए टारगेट सेट है, अब वो चीन हो, वो पाकिस्तान हो, वो किसी भी और दूसरे देश की आप बात कर लें या उनसे आप तुलना कर लें, भारत लगातार ये हर चरणबद्ध तरीके से बता रहा है कि हम बॉर्डर पर रोड भी बनाएंगे, हम बॉर्डर से जुड़े हुए राज्यों में अपनी एयर स्ट्रिप्स भी तैयार करेंगे। जो बॉर्डर से सटे हुए राज्य नहीं हैं लेकिन नजदीक हैं, वहां पर भी हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे। वो वायुसेना की ताकत आज यहां पर दिखाई दी है। मनीष, और मीनाक्षी, यही वजह है कि वाइब्रेंट विलेज आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो आखिरी गांव था अब वो पहला गांव है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। राजस्थान में ऐसे हाईवेज हैं जो कि एयर स्ट्रिप में तब्दील हुए, उसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और उसके अलावा ये मथुरा आगरा एक्सप्रेसवे। साथ में आपने छबुआ की ये तस्वीर अभी मोरान हाईवे की देखी। दरअसल इसके पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और ये क्लियर मैसेजिंग है भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को दर्शाते हुए। उसके अलावा मानवतापूर्ण जो काम भारतीय वायुसेना कर रही है उसे भी इसके माध्यम से दिखाया गया और आज का दिन बहुत ही निर्णायक तौर पे चुना गया है। भारतीय वायुसेना में इस समय 29 स्क्वाड्रन है। आने वाले दिनों में स्क्वाड्रन में इजाफा होगा क्योंकि तेजस मार्क 1 अल्फा इंक्रीज होगा। उसके अलावा रफाल का AON हो गया है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हो गया है। आने में कभी 3 से 4 साल का वक्त लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो पूरी काबिलियत है भारतीय वायुसेना की, जिसमें सुदर्शन चक्र भी आप समझ लीजिए, यानी एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा मजबूती के साथ इस समय पूरा कवच तैयार कर रखा है जिसे भेदना चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और यही वजह है कि इस समय चीन के साथ जो हमारे जो रिलेशन है वो स्टेबल तो जरूर है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। कहीं से भी गार्ड डाउन नहीं किया, चाहे वो ईस्टर्न लद्दाख का एरिया हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्य। तो ये बहुत ही क्लियर मैसेजिंग है। अब रफाल जब इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पे उतरता है, आपने देखा कि वो टच डाउन भी किया, वो उतरा भी और उसके बाद टेक ऑफ भी किया। साधारण शब्दों में कुल मिला के 5 से 6 मिनट का वक्त लगता है रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से टेक ऑफ करने के लिए, और करीबन इसकी स्पीड जो है वो 1990 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे चलता है। और इसमें जो मिसाइल्स हैं उसको हाल ही के दिनों में बजट
बजट में और इंक्रीज किया गया और उसके बाद और मिसाइल्स करीबन 400 से ज्यादा की संख्या में स्कैल्प मिसाइल और भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगी, जो कि रफाल पे इंटीग्रेट होगी। वहीं ब्रह्मोस की जो Su-30 है उसकी मैसेजिंग बहुत ही क्लियर थी, क्योंकि ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर में, रफाल ने भी और Su-30 ने भी अलग अलग अपने वेपन्स लॉन्च किए और जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, उस पाकिस्तान को जिसकी मदद चीन और टर्की पूरी तरीके से कर रहा था। यानी मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है और इस हाईवे के जरिए हम इन डेप्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। इसका मतलब आप साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि अगर यहाँ से रफाल टेक ऑफ होता है महज कुछ ही मिनट में, करीबन 10 से 12 मिनट में, ये सीधा LAC या बॉर्डर के उतने करीब होगा कि जहां पर वो दुश्मन को पूरी तरह से घेर सकता है। तो यही है भारतीय वायुसेना, भारतीय व्यवस्था की इस समय वो तैयारी जिसमें हाईवे के तौर पर एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी तैयार हो रही है। और इसमें कुछ करना नहीं है, ये पूरा रोड है, तैयार किया गया, इसी तरीके से स्ट्रेटेजिकली तैयार किया गया, गोपनीय रखा गया और जब इसे तैयार हो गया ये पूरी तरीके से तो बताया गया कि हमने ये भारतीय वायुसेना के लिए एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी तैयार की है। तो ये एक बहुत ही निर्णायक समय है और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहे बॉर्डर का हो। मुझे ध्यान है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल है उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा था कि पहले हम इनिशियल से लेकर फाइनल तक रोड तैयार करते थे, लेकिन अब हम फाइनल से, यानी जो आखिरी बिंदु है, चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का हो, इंटरनेशनल बॉर्डर का हो या लाइन ऑफ कंट्रोल का हो, वहां से शुरू करते हैं और अंदर की तरफ आते हैं। तो ये जो पूरा प्रोजेक्शन चेंज है उसकी वजह से ये ऑन ग्राउंड दिखाई दे रहा है और बजट में जो इजाफा हुआ है उसका फायदा सीधे तौर पर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या फिर हाईवे डेवलपमेंट हो, उसके साथ साथ जो ऑपरेशन कैपेबिलिटी है भारतीय वायुसेना की उसमें इजाफा हो रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि इसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो रुद्र और उसके अलावा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का WSI यानी जो वेपन इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो दिखाने का मकसद ये था कि हम एक साथ ये बता रहे हैं कि हमारे हेलीकॉप्टर्स अटैक रोल में भी हैं, हमारे हेलीकॉप्टर्स लोगों को रेस्क्यू और इवैक्यूएट भी करवा रहे हैं। आपको श्रीलंका ध्यान होगा, श्रीलंका में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के लोगों ने काफी ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया, इवैक्यूएट किया। उसके अलावा नेपाल में काफी लोगों को बचाया। बांग्लादेश में जब क्राइसिस हुआ पिछली बार, जब HADR हुआ, जब वहां पे बाढ़ जैसे हालात बने, तब भी वहां पे सिस्टम ने हेल्प की। तो ये एक साथ यहाँ पर दिखाई जा रही है और असम बिल्कुल क्लियर है। एक तस्वीर और आ रही है मनीष, ये तस्वीरें भी दर्शकों को हम बता दें, इस इलाके की पूरी ब्रीफिंग और भारतीय वायुसेना कैसे यहाँ पर अपनी ताकत दिखाएगी, ऑपरेशन की स्थिति में किस तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ पर वो तत्परता दिखाएगी, शायद यही ब्रीफ करते हुए और लोकेशन जो है उसके बारे में थोड़ा समझाते हुए, बर्ड आई व्यू जितना मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ मनीष, मैं ये समझ पा रही हूँ कि वायुसेना चीफ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही समझा रहे हैं, क्योंकि असम का मैप दिखाई दे रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस इसमें दिखाई दे रही थी, वो इस वक्त प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हुए वायुसेना चीफ दिखाई दे रहे हैं। जी मनीष। ये जरूरी है मीनाक्षी, जो हमें पहले से जानकारी दी गई थी, दरअसल हमें ये बताया गया था कि ये पूरा जो स्ट्रेटेजिक ये डिस्प्ले है ये इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय वायुसेना की क्षमता और शौर्यता दिखाता है। इसीलिए ये बताया जा रहा है कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर से, चाहे बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर हो या फिर उसके अलावा चीन का बॉर्डर, वहां से कितनी दूरी पर है और इस पूरे हाईवे को तैयार करने के साथ साथ भारतीय वायुसेना का इसमें क्या रोल रहा है और किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने जो इस एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी को तैयार करने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। उसके अलावा फाइटर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ लैंडिंग करने में जो पूरा एरिया है, प्रधानमंत्री को यह भी ब्रीफ किया जाएगा। जो टॉप सोर्सेस हैं हमारे भारतीय वायुसेना में, उन्होंने हमें बताया था, ये कहा था कि प्रधानमंत्री को ये बताया जाएगा कि एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी तैयार करने में कितना समय लगा और किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को, चाहे Su-30 हो या फिर रफाल हो या फिर भारतीय वायुसेना के जो बाकी जैगुआर्स हैं, उसके अलावा जो MiG-29 है, उनको लैंडिंग और टेक ऑफ करने में कितना समय लगेगा और वो उनके लिए पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर है। उसके अलावा इस फैसिलिटी को तैयार करने के साथ साथ जो पूरा एरिया है, क्योंकि Su-30 MKI करीबन 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, 2 मैक की स्पीड आप कह लीजिए। वहीं रफाल 1.9 मैक है, यानी 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग चलता है। तो इसकी स्पीड के साथ ये अपने हथियारों को कैरी करके किसी भी दुश्मन को, एडवर्सरी को काउंटर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह बता रहे हैं। आप ये देखेंगे साथ में वहां पर मुख्यमंत्री असम भी हैं, क्योंकि उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब भी कोई हाईवे बनता है तो कई सारे जो क्लियरेंसेस
एनालिसिस है वो बहुत रिक्वायर्ड होता है, और इसीलिए भारतीय वायुसेना के टॉप सोर्सेज हमें कह रहे हैं कि असम गवर्नमेंट ने बहुत ही इसमें मदद की और बहुत ही जल्दी हाईवे का इस प्रोजेक्ट को क्लियर करने के लिए तैयारी की। प्रधानमंत्री की उत्सुकता इस बात की भी होगी कि यहाँ पर एटीसी कैसे होगा, यानी अगर कोई एयरक्राफ्ट अगर टेक ऑफ कर रहा है, लैंडिंग कर रहा है, तो ये सारी ब्रीफिंग इस समय एयर चीफ मार्शल एपी सिंह उनको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक ऑफ लैंड करने के लिए, क्योंकि आप पूरा स्पेस देखेंगे, एरिया देखेंगे, दोनों तरफ पेड़ नहीं है, दोनों तरफ कोई भी पिलर नहीं है, बीच में कोई लाइट्स नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि इसे इसी तरीके से तैयार किया गया और फ्लैट रेंज है। फ्लैट रेंज का मतलब है बिल्कुल सीधा ये है रास्ता, सीधा हाईवे तैयार किया गया और इसमें कहीं से भी कोई झुकाव या ऊपर नहीं है, ताकि जब टेक ऑफ और लैंडिंग हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी फ्लो में जाए। और 3.2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक का पूरा एरिया इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो डेप्थ एरिया में हो, और खासतौर पर जब यहाँ पर टेक ऑफ लैंडिंग हो और अगर इसको पार्किंग भी करना है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं, तो इस तरीके से हो कि उनके पास एक शेल्टर भी हो, यानी उसके ऊपर एक कवर हो। तो ये सब ब्रीफ किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये बता दें हम आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भारतीय वायुसेना के पराक्रम को ऑपरेशन सिंदूर में काफी सराहा, आत्मनिर्भरता वाली ताकत को सराहा, ब्रह्मोस को बोला, उसके अलावा रफाल की ताकत और दमखम को बताया, और अब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी आने वाले टाइम पे 3 से 4 साल में 114 रफाल के लगभग और आएंगे, जिसमें 90% मेक इन इंडिया के तहत होगा। तो एक बड़ा गेम चेंजर है। दरअसल इसके बारे में ब्रीफ किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इस पूरे ऑपरेशन पे इसका मेन मकसद है कि यहाँ पर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना यहाँ पर जितने भी असम के लोग हैं या इस पूरी नॉर्थ ईस्ट बेल्ट के लोग हैं, ताकि उनको ये समझ में आए कि भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, नौसेना सब एक साथ इंटीग्रेटेड तौर पर ज्वाइंटनेस के साथ पूरी तरह से सक्षम और तैयार है किसी भी ऑपरेशंस को 100% कंप्लीट करने के लिए। और इसीलिए मैसेजिंग सिलीगुड़ी कॉरिडोर की है, जहां पर अलग अलग बातें कही जा रही थी कि वहां पर जो एडवर्सरी के माउंटेन डिवीजन है उसने आके डिप्लॉयमेंट कर लिया है या फिर टैंक्स डिप्लॉय कर रहा है आसपास, तो उन सब का जवाब ये भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट है जिन्होंने आज यहां पर दिया है। मैं 6 से 8 मिनट के अंदर किसी भी दुश्मन के एरिया में पहुंचकर वहां पर अपने जो मिसाइल्स हैं, अपने जो वेपन सिस्टम है, उसे पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत और ताकत इस समय इनके पास है। आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाई दी, एक जिसमें 2 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें रफाल और सू-30 है, जिसमें रफाल में स्कैल्प और साथ में सू-30 में जो ब्रह्मोस लगा था उसने पाकिस्तानी आतंकी अड्डों को पूरी तरह से तबाह किया ऑपरेशन सिंदूर में। दूसरी तस्वीर है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, जिसमें भारतीय वायुसेना के पास C-130J जो कि करीबन 40 से 45 टन तक की कैरिंग कैपेसिटी वाला है, वो आसानी से ट्रूप मूवमेंट के साथ जो बाकी है एडवांस लैंडिंग ग्राउंड उस पर उतर सकता है। उसके अलावा ग्लोब मास्टर C-17 ग्लोब मास्टर है। उसके साथ साथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बताने के लिए, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ जो इस समय C-295 जो कि इस समय भारत में ही तैयार किया जा रहा है बड़ौदा में, वो भी भारतीय वायुसेना के जो ट्रांसपोर्ट बेड़े को और सशक्त करेगा। तीसरी तस्वीर है जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है, जो कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। HAL ने उसे तैयार किया है। आने वाले टाइम पर Mark 1, Mark 2, उसके अलावा WSI जिसको वेपन सिस्टम से इंटीग्रेट किया गया है, वो अटैक रोल में भी है भारतीय वायुसेना के पास। इसके अलावा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, उसके अलावा LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी है। तो ये कुल मिला के भारतीय वायुसेना की दमखम का ये उदाहरण है। लेकिन हम आपको एक और बात बता दें जो आपको दिखाई नहीं दिया होगा, दर्शकों को भी दिखाई नहीं दिया होगा, वो है UAV का रोल। यानी जो अनआर्म्ड एरियल व्हीकल हैं जो ऊपर से पूरी निगरानी कर रहे थे, उनकी तस्वीरें किसी ने नहीं देखी, लेकिन ऊपर से वो करीबन 300 किलोमीटर की दूरी से भी निगरानी करते हुए जो एवैक सिस्टम है वो इसको मॉनिटर कर रहे थे, कहीं से भी कोई दुर्घटना या कोई एडवर्सरी का कोई भी चैलेंज ना आए, इस बात का ध्यान रखा गया है। और इसीलिए यहाँ पर नो टाइम इशू किया गया। UAVs का डिप्लॉयमेंट आज के टाइम पर एसिमेट्रिक वॉरफेयर, इसका मतलब यह है आमने सामने आए बिना अपने रॉकेट मिसाइल्स या फिर UAVs लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन के जरिए दूसरे दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करना। तो उन सब की देखिए दोनों उपयोग है, चाहे दुश्मन खेमे की टो लेनी हो या दुश्मन खेमे में हलचल पैदा करनी हो, फिर ध्वस्त करना हो, दोनों ही काम है UAVs का। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आज भारत के हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत लगातार स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर अपनी ताकत को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है।